हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हम कई बार लाइव आने का प्रयास किए पर लाइव हम आ नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि बार बार नेटवर्क फेल बता दे रहा है, बार बार नेटवर्क फेल हो जा रहा था। 2-3 बार हम लाइव आने का प्रयास किए तो लाइव हो नहीं पाए दोस्तों। इसीलिए हम जो है थोड़ा सा क्योंकि क्लास आपको जो प्रॉपर रूप से मिलना चाहिए, इसलिए हम क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चला था आधुनिक भारत के इतिहास में, हम आपको बता रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, आज जो भी हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फियर है, पर्यावरण है या वातावरण है, सामाजिक स्तर पे, चाहे वो स्त्रियों को लेकर के हो, चाहे दलितों को लेकर के हो, चाहे पिछड़ों को लेकर के हो, चाहे मानवीय क्रियाकलाप को लेकर के हो। जैसे अगर आप स्त्रियों की बात करें तो आज हमारे अतीत में अगर आप जाएंगे तो स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों का सामाजिक उत्थान और स्त्रियों की जो कुप्रथाएं स्त्रियों के लिए प्रचलित थी, चाहे वो नरबली प्रथा था, चाहे वो सती प्रथा था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समाज में एक व्यवस्थित समाज हमें आप मिलता है, और उन व्यवस्थित समाज होने के पीछे यही लोग जो आते हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे केशव चंद्र सेन जैसे लोग हो। तो ऐसे लोगों का बड़ा योगदान है दोस्तों। चाहे वो केसरी धरालू नायडू हो, चाहे वो महादेव गोविंद रानडे हो, जिन्हें जिन्हें जो है दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण पर्सनालिटियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर प्रश्न बराबर रूप से पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके प्रश्न गलत भी हो जाए। अगर आप यूपी पेट, सी टेट, लेखपाल, बीडीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 या यूपी पेट हैं दोस्तों, ऐसी एक वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे बैंकिंग स्तर की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल और केवल हमारी इस क्लास का जो है स्क्रीनशॉट और हल्का सा व्याख्या 2-4 मिनट आप सुन सकते हैं, तो आपका जो है ऑलमोस्ट 99% कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी से सारो एरो नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं की सब्जेक्ट बेस्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हाँ दोस्तों, तो आपको पूरी व्याख्या भी थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपका पूरा व्याख्या भी तैयार हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नहीं तो पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का तीसरा वीडियो है। हाँ दोस्तों, तो तीसरा वीडियो है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था। राजा राम मोहन राय के बाद उनका पूरा जीवन परिचय हमारा अच्छे से समाप्त हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक संस्था स्थापित किया था, उस संस्था का नाम था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय हमने आपको बताया था, उनके द्वारा स्थापित की संस्थाओं, और कैसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को जो है ब्रह्म समाज की सदस्यता दिलाते हैं 1857 में, और फाइनली ब्रह्म समाज की जो है 1862 में ब्रह्म समाज के प्रमुख बन जाते हैं। कौन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है दोस्तों एक उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और वह जो है इनमें क्या कहते हैं कि ब्रह्म समाज में अन्य जो भी धर्म के मानने वाले लोग थे, ब्रह्म समाज को बनाया गया था कि हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, एक स्टैंडर्ड समाज की स्थापना किया जाए, जिसमें न तो किसी के साथ जात पात के स्तर पर भेदभाव हो, या न किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। एक स्टैंडर्ड लेवल का समाज बनाया गया था, जिसे ब्रह्म समाज कहा जाता था। तो उसके सदस्य बनते 1857 में केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन 1862 में ब्रह्म समाज के प्रमुख बन जाते हैं। तो ये सभी धर्मों के जो है किताबों का पठन पाठन जो है अपने संस्था में स्थापित करवा देते हैं ब्रह्म समाज में। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर हो रहते हैं, ये इन्हीं के जो है कार्यभार संभाल करके अपना चले जाते हैं पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्ति के लिए, या एकांतवास थोड़ी कुछ समय के लिए ले लेते हैं। इधर जो है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में सभी धर्मानुयायियों को बुला करके धर्मानुरागियों को बुला करके ब्रह्म समाज में उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं। इससे जो है कट्टर हिंदू आदि जो लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। बाद में जो है दोस्तों 1865 में ब्रह्म समाज जो है 2 हिस्सों में टूट जाता है। 2 हिस्सों में जब टूट जाता है, तो जो केशव चंद्र सेन जिसके अध्यक्ष बनते हैं, वह समाज बनता है। उसका नाम होता है दोस्तों 1878 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। हाँ दोस्तों, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज एक बनता है, और दूसरा जो बनता है दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जो है जैसे जब 1865 में जब ब्रह्म समाज टूटता है, तो एक बनता है आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा बनता है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो आदि जो ब्रह्म समाज था वह
थोड़ा सा कट्टर था, यानी कट्टर हिंदू हितों को लेकर के था, हिंदू हितों को आगे रखता था। और जो यह था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ये थोड़ा सा उदारवादी प्रवृत्ति का था, बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो फिर जो है 1878 में इसका भी, यानी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का भी विखंडन हो जाता है, दो हिस्सों में बढ़ता है। तो हमने पहला बताया है, जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज 1878 में जिसका विखंडन हो रहा है, एक साधारण ब्रह्म समाज बन रहा है और एक बन रहा है नवविधान। इसके अध्यक्ष हैं केशव चंद्र सेन और इसके अध्यक्ष होते हैं आनंद मोहन बोस। तो इनके बारे में हमने इतना लिखा है यहाँ पर। अब जान जाइए कि आनंद मोहन बोस की कुछ किताबें हैं, जैसे तत्व कौमुदी है, इंडियन मैसेंजर है, संजीवनी है, नव्य भारत है और प्रदेश है। ये कुछ किताबें कभी अगर परीक्षा में दे दे। तत्व कौमुदी, क्योंकि संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की किताब सती प्रथा पर आधारित है, लेकिन तत्व कौमुदी आनंद मोहन बोस की कभी परीक्षा में अगर दे देगा तो आप हाच पाच हो जाएंगे या गच्चा खा जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं। और इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, प्रदेश, यह भी किनकी है? आनंद मोहन बोस की है। थोड़ा सा अब यहाँ पर हमने नवविधान, जो यह भारतवर्षीय ब्रह्म समाज टूट कर बनता है, जो दूसरा हिस्सा होता है इसका नवविधान, इसके अध्यक्ष होते हैं केशव चंद्र सेन। थोड़ा सा केशव चंद्र सेन के बारे में अब डिटेल में जान जाइए, क्योंकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से भी जुड़े हैं और यह ब्रह्म समाज का ही धड़ा है, एक प्रकार से कहें नवतरित रूप है दोस्तों, नया रूप है। तो अध्यक्ष होते हैं नवविधान के, अध्यक्ष होते हैं केशव चंद्र सेन, नए नए विधान इसमें जोड़ते हैं। तो आप केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, जो भी फैक्ट हैं आप उन्हें समझ जाइए। इनके द्वारा संस्थाएं, इनके द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं, वो इनका योगदान बहुत ही वाकई उम्दा पर्सनालिटी हैं ये, इन्हें जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं जान रहे हैं तो कम से कम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप इन्हें जानिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बनते हैं। 1860 में इन्होंने संगत सभा या मैत्री सभा का गठन करते हैं। कब? जब ये सदस्य होते हैं। संगत सभा या मैत्री सभा का गठन करते हैं 1860 में। अगर कभी परीक्षा में यह पूछा जाए संगत सभा मैत्री सभा का गठन किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था 1860 में, जो कि ब्रह्म समाज के सदस्य थे। 1862 में ब्रह्म समाज के प्रधानमंत्री बनते हैं। यह भी अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि केशव चंद्र सेन कब ब्रह्म समाज के प्रधानमंत्री बने थे या आचार्य बने थे, तो 1862 में। 1870 में इंग्लैंड गए थे, 6 महीने वहाँ पर प्रवास करते हैं, 70 से 80 व्याख्यान देते हैं। बहुत वहाँ पर भी ब्रह्म समाज की बातों को फैलाने का प्रयास करते हैं। फिर 6 महीने के अंदर में वो वापस आते हैं, 6 महीने के बाद वापस आते हैं। जब वापस आते हैं दोस्तों, तो 1870 में ही इन्होंने, जब वापस आए 1870 में ही इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कभी अगर परीक्षा में पूछा जाए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं, तो केशव चंद्र सेन 1870 में। था क्या? स्त्रियों की स्थिति, दशा, शिक्षा और उत्तराधिकार, सामाजिक मान सम्मान के लिए। जो स्त्रियों में व्याप्त कुरीतियाँ थी, स्त्रियों के प्रति जो लोगों का रवैया था, उनकी सोच को बदलने को लेकर के स्त्रियों में को उत्तराधिकार यानी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार, स्त्रियों के सम्मान और उनकी शिक्षा और उनका सामाजिक जो सरोकार था, उन सरोकारों को उठाने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया केशव चंद्र सेन जी ने। तो यह जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इसी पर आधारित था, वो यह इसी पर कार्य करता था। बस आप जानते रहिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कौन करते हैं, तो केशव चंद्र सेन करते हैं। इनकी प्रमुख समाचार पत्र हैं, इनके प्रमुख समाचार पत्र उन्हें आप जानते रहिए, क्योंकि अगर परीक्षा में कभी यहाँ से पूछ ले, इंडियन मिरर हैं या भारतीय दर्पण, इंडियन मिरर और शुभ भारत, ये जो 2 समाचार पत्र केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन अगर कभी स्टेटमेंट पूछ ले कि इंडियन मिरर जो है यह साप्ताहिक था कि दैनिक, तो यह दैनिक था, यानी यह रोज निकलता था। और शुभ भारत यह साप्ताहिक था, यह सप्ताह में एक बार निकलता था। 1872 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट पास कराए थे। अब हुआ क्या था दोस्तों, जब वो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में थे, यानी ब्रह्म समाज में नहीं, ब्रह्म समाज में थे जब, तो इन्होंने 1872 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट पास कराए थे। इसी ब्रह्म विवाह अधिनियम में लड़के की शादी की उम्र 18 वर्ष एवं लड़की की 14 वर्ष निर्धारित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बना था दोस्तों, उसके पहले जो स्थापना हुआ था, यानी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जब केशव चंद्र सेन देख रहे थे, तो उन्होंने उसी समय जो है यह एक्ट पास करवाया था अंग्रेजों से,
जिसे कहा जाता था ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट। और इसमें लड़के की जो शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी, लड़की की 14 वर्ष रखी गई थी। और इसमें करते क्या, केशव चंद्र सेन अपने पुत्री का विवाह जो है 10 वर्ष में या 12 वर्ष की आयु में करते हैं, और वो भी कूच बिहार के, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के एक अधेड़ राजा के साथ। इससे इनकी खूब आलोचना होती है केशव चंद्र सेन की। और केशव चंद्र सेन उस समय फिलॉसफी जैसी बातें करने लगते हैं, दार्शनिक जैसी बातें करने लगते हैं। कहते हैं रिश्ते तो ऊपर बनते हैं, आकाश में बनते हैं, और जमीन पर केवल उसको मूर्त रूप दिया जाता है। इससे इनकी आलोचना भी होती है दोस्तों। और कहीं न कहीं यही एक मेन कारण होता है जो भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज जो टूटता है। हाँ दोस्तों, और क्या था, बहुविवाह को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। यदि कोई एक से अधिक शादी कर रहा है तो वह अपराधी हो जाएगा। अंतरजातीय विवाह मतलब जैसे आज हमारे केवट बिन कोहाल लोहार पाल प्रजापति सब लोग अपने में शादियां करते हैं अपनी अपनी जातियों में, तो ये अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। यानी एक जाति दूसरे जाति से भी विवाह कर सकते हैं, तो ये इस बात के समर्थक थे। भारत का संविधान भी समर्थन देता है। अगर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी कास्ट के या किसी दूसरे जाति के लड़के से या किसी दूसरी जाति की लड़की से विवाह करता है, तो समाज एक प्रकार से कहीं उसे मान्यता नहीं देता, लेकिन भारत का संविधान जो है कानूनी रूप से उसे मान्यता देता है। ताकि क्योंकि भारत का जो समाज है, भारत का जो संविधान है, वो सभी को सिर्फ एक निगाह से देखता है। उसके लिए सिर्फ भारत के जितने भी लोग हैं सिर्फ एक हैं, वो हैं भारतीय हैं। अंदर समाज में हम केवट बिन कोहान लोहार पाल प्रजापति धीवर बातन तुरिया बिन अंसारी शेख सैयद पठान अरक अरबंसी बंजारा बहलिया चाहे जो कुछ भी हों, लेकिन भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ हम एक हैं, और वो हैं भारतीय, बस। क्योंकि संविधान सिर्फ एक ही बात को मानता है, इसीलिए उसने एक रूप करके कानून बनाया है कि आपके जिससे भी मर्जी, चाहे वो चाहे शादी कर ले, चाहे जो भी कर ले, बस रह सके। उसकी जो उम्र क्राइटेरिया डिसाइड किया गया उसके अनुसार रह सके। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के अनुसार रह रहे तो संविधान उसका भी संरक्षण करता है, और संविधान इसका भी संरक्षण करता है, ताकि आप कोई भी मानवीय कुकृत्य न करें। जैसे मान लेते हैं मानवीय कुकृत्य का मतलब, अगर मान लेते हैं कोई लड़का किसी लड़की की शादी कर लिया, कोई लड़की किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी कर लिया, तो आप पता चला ऑनर किलिंग न कर दें, हैं, उसे समाज से बाहर न निकाल दें, तो कहने का मतलब यह अपराध घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अंतरजातीय विवाह हो गया। अंतरजातीय विवाह आप समझ गए। विधवा विवाह, किसी पहले होता क्या था कि किसी स्त्री का यदि पति मर जाता था तो उसे उसी की चिता पर जिंदे बैठा दिया जाता था, इसी को कहा जाता था सती प्रथा। तो सती प्रथा को रोक करके यदि वह विधवा हो गई है तो उसका विवाह फिर से करा दिया जाए। यदि विवाह वह नहीं कर रही, जैसे 2-3-4 अगर बच्चे हैं, तो वह चाहे तो सम्मान पूर्वक उस समाज में रह भी सकती। जैसे आज आप देखते हैं ना, बहुत सी ऐसी विधवाएं औरतें हैं जिनके 1-2 या 3-4 बच्चे हैं, या जिनके नहीं भी हैं, हैं दोस्तों, वह भी उसी सम्मान के साथ उसी समाज में एडजस्टमेंट करके रहती हैं। तो विधवा विवाह को विधिक मान्यता दिलाए थे, विधवा विवाह को विधिक मान्यता दिलाए थे, कानूनी मान्यता दिलाए थे कि यदि विधवाओं को विवाह किया जाए फिर से। हाँ दोस्तों, हिंदू मुस्लिम अन्य मान्यता प्राप्त धर्म में लागू नहीं होगा। यानी आप केवल ब्रह्म समाजी हैं तभी यह जो है ब्रह्म विवाह एक्ट आपके ऊपर लागू होगा। अगर आप हिंदू धर्म को कंठस्थ किए मानते हैं या मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो आपके ऊपर यह कानून नहीं लागू होगा। हाँ दोस्तों, 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है, केशव चंद्र सेन की। इनकी मृत्यु पर एक इतिहासकार है मैक्स मिलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। कभी अगर परीक्षा में पूछे मैक्स मिलर ने किसके लिए कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया, किसकी मृत्यु पर कहा था, तो केशव चंद्र सेन की। ये था दोस्तों नव विधान से जुड़े हुए केशव चंद्र सेन के बारे में हमने आपको बताया। और ये साधारण ब्रह्म समाज था। जैसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जब टूटता है तो 2 भागों में हमने आपको बता दिया। अब इन्हीं केशव चंद्र सेन से जो है दोस्तों, इन्हीं केशव चंद्र सेन से कुछ व्यक्ति प्रभावित होते हैं, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को बंगाल से बाहर फैलाया था, महाराष्ट्र में, मद्रास में, है दोस्तों, दक्षिण भारत में। तो अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है, उसके बाद यहाँ लिखा है, फिर यहाँ पे जगह बच रहा था, तो हमने कुछ चीज़ें जो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के, जैसे मद्रास में
बेद समाज की स्थापना 1864 में श्री धरालू नायडू या कहीं कहीं लिखा मिलता है कि श्री धरालू नायडू द्वारा किया गया था 1864 में। किस समाज की स्थापना? बेद समाज की स्थापना। किससे प्रभावित होकर के? केशव चंद्र सेन से। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किससे प्रभावित होकर के? तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के। 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। किससे प्रभावित होकर के? तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित हो करके। इतना प्रभाव था इनका दोस्तों। अब जानिए जो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है, सबसे पहले हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जा रहा है, तो इसी प्रार्थना समाज को समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है 1867 में बंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। यहाँ पर हमने फैक्ट वाइज लिखा भी, आप देख सकते हैं। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे का प्रवेश होता है। इन्हीं ने प्रसिद्धि दिलाई थी पूरे महाराष्ट्र में। किसे? प्रार्थना समाज को। महादेव गोविंद रानाडे ने जब 1869 में इनका प्रवेश होता है प्रार्थना समाज में, तो इन्होंने प्रार्थना समाज को पूरे महाराष्ट्र में क्या कहें फैलाया था। पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने ही इसे फैलाया था, यह प्रसिद्धि दिलाई थी। अन्य सदस्य थे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए, जैसे वासुदेव जी बाबा जी, नैरंग दास, आरजी भंडारकर, नारायण गणेश चंद्रावकर। कभी अगर परीक्षा में दे दे, ठीक है दोस्तों, वासुदेव बाबा जी, नैरंग दास, आरजी भंडारकर, नारायण गणेश चंद्रावकर, या किस समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो आप जानते रहिए प्रार्थना समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमने आपको बताया ना, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, और जो है दोस्तों किसी के साथ छुआछूत ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, हैं, यानी समाज को एक स्टैंडर्ड रूप में ले जाने का वही ऑलमोस्ट उद्देश्य था जो ब्रह्म समाज का था। तो अगर आप नए हैं तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। हमने आपको उद्देश्य में इसीलिए लिखा नहीं है क्योंकि उद्देश्य सब कुछ था वही सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ था। मतलब जो भी समाज और धर्म में जो कुरीतियां हैं, मानवीय क्रियाकलाप को लेकर के बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं कुरीतियों को समाप्त किया गया था। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कौन? यही महादेव गोविंद रानाडे। आगे चलकर यह फर्ग्यूसन कॉलेज बन जाता है। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आगे चल करके जो है दोस्तों फर्ग्यूसन कॉलेज बन जाता है। और इसी फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े हुए एक और व्यक्ति हैं, डी.के. कर्वे हैं दोस्तों। धोतू पंत डी.के. कर्वे इनका नाम मिलता है। तो डी.के. कर्वे इसी कॉलेज से जुड़े हुए थे। अभी आगे चल के डी.के. कर्वे भी एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं, क्योंकि डी.के. कर्वे एक विदुर थे। इनकी पत्नी मर गई थी, इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था और विधवाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर देते हैं डी.के. कर्वे। तो अगले वीडियो में हम आपको समझने का प्रयास करेंगे। अब महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा या कहें प्रार्थना समाज के द्वारा क्या स्थापित किया जा रहा है? पूना में 1899 में बीडो होम की स्थापना किया जा रहा है। बीडो मतलब होता है विधवा, होम मतलब होता है घर। विधवाओं के लिए घर की स्थापना किया जा रहा है 1899 में। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा या कहें प्रार्थना समाज के द्वारा। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया जा रहा है प्रार्थना समाज के द्वारा या महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। अगर कभी परीक्षा में यहाँ जिससे आ जाए कि बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन से समाज के द्वारा? तो प्रार्थना समाज के द्वारा। व्यक्ति दे दे तो महादेव गोविंद रानाडे। जानते रहिए दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने क्या किया था? दलितों के उद्धार के लिए यानी दलितों की स्थिति में सुधार के लिए दलित जाति मंडल की स्थापना करते हैं। प्रार्थना समाज का ही अंग था दलित जाति मंडल। अब मंडल आ गया ना, मंडल का नाम आप सुनेंगे, मंडल का नाम सुनते कितने लोगों को तो हालत खराब हो जाती है। कहीं बीपी सिंह मंडल वाला नहीं, तो कहीं न कहीं घटना भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। दलितों के उद्धार के लिए दलित जाति मंडल की स्थापना करते हैं। प्रार्थना समाज का ही अंग था, यानी दलित जाति मंडल जो बनाया गया था वह प्रार्थना समाज का ही अंग था। आप जानते रहिए प्रार्थना समाज का प्रसार अन्य प्रदेशों में कैसे होता है। जैसे पंजाब में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना 1910 में। पंजाब में दयाल सिंह इसको प्रसारित करते हैं प्रार्थना समाज को। दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी करते हैं पंजाब में 1910 में। मद्रास में वीरेशलिंगम पुथुरु ने 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन करते हैं। तो मद्रास में वीरेशलिंगम पुथुरु जो है प्रार्थना समाज को बढ़ाते हैं। उनके द्वारा 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया जाता है। तो इस राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य था देवदासी प्रथा का विरोध करना। जो मंदिरों में जो स्त्रियां रहती हैं, ऐसी प्रथाएं उस समय इतना ज़्यादा व्याप्त थी
कि बहुत सी स्त्रियां अपना जीवन सब कुछ समर्पित करके देव के शरण में रहते थे, यानी मंदिरों में देवों के दासी बन के रहते थे। कहने का तात्पर्य यही था। पुंथरू को मद्रास का, यानी वीरेशलिंगम पुंथरू को मद्रास का केशव चंद्र सेन कहा जाता है। अगर कभी परीक्षा में यहाँ से पूछ ले कि मद्रास का केशव चंद्र सेन किसे कहा जाता है, तो वीरेशलिंगम पुंथरू को कहा जाता है। व्यक्ति के रूप में, अगर किसी संस्था के रूप में पूछा जाए कि व्यक्ति के रूप में मिशनरी की संज्ञा किसे दिया जाता है, तो केशव चंद्र सेन को। अगर कभी परीक्षा में पूछ ले कि किस व्यक्ति को मिशनरी की संज्ञा दिया जाता है, सुझाव जो भी करते हैं उन मिशनरी व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो केशव चंद्र सेन, और संस्था के रूप में पूछा जाए तो ब्रह्म समाज, यहाँ पर हमने लिखा है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों क्लास जो है लाइव नहीं हो पाए थे, इसीलिए जो है रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाई बंधुओं को जोड़िए दोस्तों। चलिए एक बार फिर से अगेन गुड नाइट, आप लोगों को धन्यवाद।